मुसाशी प्रांत एक के एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे, मोसाकू और मिनोकिची। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय मोसाकू बूढ़ा था और उसका प्रशिक्षु मिनोकिची 18 साल का लड़का था। हर दिन वे अपने गांव से लगभग 5 मील दूर स्थित एक जंगल में साथ साथ जाते थे। उस जंगल के रास्ते में एक चौड़ी नदी पार करनी पड़ती है और वहां एक नाव है। कई बार उस जगह पर पुल बनाया गया जहां नाव है, लेकिन हर बार बाढ़ में पुल बह गया। जब नदी बढ़ती है तो कोई भी आम पुल वहां की धारा का विरोध नहीं कर सकता। मोसाकू और मिनोकिची एक बहुत ठंडी शाम को घर लौट रहे थे, तभी एक भयंकर बर्फानी तूफान ने उन्हें घेर लिया। वे घाट पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि नाविक अपनी नाव नदी के दूसरी ओर छोड़कर चला गया था। यह तैरने का दिन नहीं था और लकड़हारे नाविक की झोपड़ी में शरण लेने लगे। वे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि उन्हें कोई आश्रय मिल गया। झोपड़ी में कोई अंगीठी नहीं थी, न ही आग जलाने के लिए कोई जगह थी। यह केवल 2 चटाई वाली झोपड़ी थी जिसमें एक ही दरवाजा था, लेकिन कोई खिड़की नहीं थी। मोसाकू और मिनोकिची ने दरवाजा बंद किया और अपने पुआल के रेनकोट पहनकर आराम करने के लिए लेट गए। पहले तो उन्हें बहुत ठंड नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि तूफान जल्द ही खत्म हो जाएगा। बूढ़ा आदमी लगभग तुरंत सो गया, लेकिन लड़का मिनोकिची बहुत देर तक जागता रहा। भयंकर हवा और दरवाजे पर लगातार बर्फ के गिरने की आवाज सुनता रहा। नदी गरज रही थी और झोपड़ी समुद्र में कबाड़ की तरह हिल रही थी और चरमरा रही थी। यह एक भयानक तूफान था और हवा हर पल ठंडी होती जा रही थी और मिनोकिची अपने रेनकोट के नीचे कांप रहा था। लेकिन आखिरकार ठंड के बावजूद वह भी सो गया। वह अपने चेहरे पर बर्फ की बौछार से जाग गया। झोपड़ी का दरवाजा जबरन खोला गया था और बर्फ की रोशनी युकियकारी में उसने कमरे में एक महिला को देखा। एक महिला जो पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए थी। वह मोसाकू के ऊपर झुकी हुई थी और उस पर अपनी सांसें उड़ा रही थी और उसकी सांस एक चमकीले सफेद धुएं की तरह थी। लगभग उसी क्षण वह मिनोकिची की ओर मुड़ी और उसके ऊपर झुक गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। सफेद महिला उसके ऊपर झुकी और नीचे जब तक कि उसका चेहरा लगभग उसे छू नहीं गया और उसने देखा कि वह बहुत सुंदर थी, हालांकि उसकी आंखों ने उसे डरा दिया। थोड़ी देर तक वह उसे देखती रही, फिर वह मुस्कुराई और फुसफुसाकर बोली, मैं तुम्हारे साथ दूसरे आदमी की तरह ही व्यवहार करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम इतने छोटे हो। तुम एक सुंदर लड़के हो मिनोकिची, और मैं अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर तुमने कभी किसी को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी इस रात तुमने जो कुछ देखा है उसके बारे में बताया, तो मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। याद रखना मैं क्या कहती हूँ। यह कहते हुए वह उससे दूर हो गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। फिर उसने पाया कि वह हिलने में सक्षम है और वह उछलकर बाहर देखने लगा, लेकिन महिला कहीं नहीं दिखी और बर्फ तेजी से झोपड़ी में घुस रही थी। मिनोकिची ने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर लकड़ी के कई टुकड़े लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हवा ने उसे उड़ा दिया है। उसने सोचा कि वह शायद केवल सपना देख रहा है और दरवाजे पर बर्फ की रोशनी की चमक को एक सफेद महिला की आकृति समझ सकता है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। उसने मोसाकू को पुकारा और डर गया क्योंकि बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाया और मोसाकू के चेहरे को छुआ और पाया कि यह बर्फ थी। मोसाकू पूरी तरह से मृत था। भोर होते होते तूफान थम गया और जब नाव चलाने वाला सूर्योदय के कुछ समय बाद अपने स्टेशन पर लौटा तो उसने देखा कि मिनोकिची मोसाकू के जमे हुए शरीर के पास बेहोश पड़ा हुआ था। मिनोकिची की तुरंत देखभाल की गई
और वह जल्द ही होश में आ गया, लेकिन वह उस भयानक रात की ठंड के प्रभाव से लंबे समय तक बीमार रहा। वह बूढ़े आदमी की मौत से भी बहुत डर गया था, लेकिन उसने सफेद कपड़ों वाली महिला के दर्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह फिर से ठीक हुआ, वह अपने काम पर लौट आया। हर सुबह अकेले जंगल में जाता और रात को अपने लकड़ियों के गट्ठर लेकर वापस आता, जिन्हें बेचने में उसकी माँ ने उसकी मदद की थी। अगले वर्ष की सर्दियों में एक शाम, जब वह अपने घर जा रहा था, उसने एक लड़की को पछाड़ दिया जो उसी सड़क से यात्रा कर रही थी। वह एक लंबी दुबली पतली लड़की थी, बहुत सुंदर, और उसने मिनोकिची के अभिवादन का उत्तर एक गीत पक्षी की आवाज की तरह कानों को सुखद लगने वाली आवाज में दिया। फिर वह उसके बगल में चला और वे बात करने लगे। लड़की ने कहा कि उसका नाम ओयुकी दो है। उसने हाल ही में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और वह ये दो जा रही थी, जहां उसके कुछ गरीब रिश्तेदार थे जो उसे नौकरानी के रूप में नौकरी दिलाने में मदद कर सकते थे। मिनोकिची को जल्द ही इस अजीब लड़की पर मोहित होने का एहसास हुआ, और जितना अधिक वह उसे देखता, वह उतनी ही सुंदर दिखाई देती। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी अभी तक सगाई हो चुकी है, और उसने उसे बताया कि हालांकि उसे केवल एक विधवा माँ का भरण पोषण करना है, लेकिन सम्माननीय बहुओं के सवाल पर अभी तक विचार नहीं किया गया है, क्योंकि वह बहुत छोटा था। इन विश्वासों के बाद वे बिना कुछ बोले बहुत देर तक चलते रहे, लेकिन जैसा कि कहावत है कि गा अरेबा में मो कुची होदोनी मोनो वो यू, जब इच्छा होती है तो आंखें मुंह से भी उतना ही कह सकती हैं। जब तक वे गांव पहुंचे, वे एक दूसरे से बहुत खुश हो गए थे, और फिर मिनोकिची ने ओयुकी को अपने घर पर कुछ देर आराम करने के लिए कहा। कुछ शर्मीली झिझक के बाद वह उसके साथ वहां चली गई, और उसकी माँ ने उसका स्वागत किया और उसके लिए गर्म भोजन तैयार किया। ओयुकी ने इतना अच्छा व्यवहार किया कि मिनोकिची की माँ को अचानक उस पर मोह हो गया, और उसने उसे येदो की यात्रा को स्थगित करने के लिए मना लिया। और इस मामले का स्वाभाविक अंत यह हुआ कि युकी कभी येदो नहीं गई। वह एक सम्माननीय बहू के रूप में घर में ही रही। ओयुकी एक बहुत अच्छी बहू साबित हुई। जब मिनोकिची की मां मरने वाली थी, लगभग 5 साल बाद, उसके अंतिम शब्द उसके बेटे की पत्नी के लिए स्नेह और प्रशंसा के शब्द थे। और ओयुकी ने मिनोकिची को 10 बच्चे पैदा किए, लड़के और लड़कियां। सभी बच्चे सुंदर थे और त्वचा बहुत गोरी थी। गांव के लोग ओयुकी को एक अद्भुत व्यक्ति मानते थे, जो स्वभाव से उनसे अलग था। ज्यादातर किसान महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन ओयुकी 10 बच्चों की मां बनने के बाद भी उतनी ही जवान और तरोताजा दिखती थी, जितनी उस दिन दिखती थी जब वह पहली बार गांव आई थी। एक रात जब बच्चे सो गए थे, ओयुकी कागज के लैंप की रोशनी में सिलाई कर रही थी, और मिनोकिची ने उसे देखकर कहा, वहां तुम्हें सिलाई करते हुए तुम्हारे चेहरे पर चमक देखकर मुझे एक अजीब बात याद आती है, जो मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 18 साल का था। तब मैंने किसी को तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत और गोरी देखा था। वास्तव में वह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। अपने काम से नजरें हटाए बिना ओयुकी ने जवाब दिया, मुझे उसके बारे में बताओ। तुमने उसे कहाँ देखा? फिर मिनोकिची ने उसे नाव वाले की झोपड़ी में हुई भयानक रात के बारे में बताया, और उस श्वेत महिला के बारे में जो उसके ऊपर झुकी हुई थी, मुस्कुरा रही थी और फुसफुसा रही थी, और बूढ़े मोसाकू की खामोश मौत के बारे में बताया। और उसने कहा, सोते हुए या जागते हुए, यही एकमात्र समय था जब मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत प्राणी को देखा था। बेशक वह कोई इंसान नहीं थी, और मैं उससे डरता था, बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन वह बहुत गोरी थी। वास्तव में मैं कभी भी निश्चित नहीं हो पाया कि मैंने जो देखा वह एक सपना था या बर्फ की औरत। ओयुकी ने अपनी सिलाई नीचे फेंक दी और उठकर जहां मिनोकिची बैठा था, उसके ऊपर झुकी और उसके चेहरे पर चिल्लाई, यह मैं था। यह युकी था।
और मैंने तुम्हें तब कहा था कि अगर तुमने इसके बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वहां सो रहे उन बच्चों के लिए मैं तुम्हें इसी क्षण मार डालूंगा। और अब बेहतर होगा कि तुम उनका बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि अगर कभी उन्हें तुम्हारे बारे में शिकायत करने का कारण मिला तो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुम चाहते हो। वह चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज पतली हो गई, हवा के रोने की तरह। फिर वह एक चमकदार सफेद धुंध में पिघल गई जो छत की बीम तक फैल गई और धुएं के घेरे से दूर चली गई। फिर कभी उसे नहीं देखा गया।